हेलो दोस्तों, पाठशाला आलोक सर में आपका स्वागत है। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए आधुनिक भारत के इतिहास में हम प्लासी का युद्ध लेकर आए हैं। प्लासी के युद्ध की कुछ पृष्ठभूमि की चर्चा कर ली जाए। जैसे एक ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। बताया जाता है कि ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना जो है सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। एक अंग्रेज व्यक्ति था हालबेल। अंग्रेज व्यक्ति हालबेल ने बताया कि सिराजुद्दौला ने 14x18 के कमरे में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को बंद कर दिया, जिसमें से केवल अगले सुबह दरवाजा खोलने के बाद 23 अंग्रेज व्यक्ति ही बचे थे। अब जैसे ही ये घटना हो जाती है, इस घटना के बाद अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये जो है संधि होती है, संधि या समझौता, जिस संधि या समझौता को अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज और बंगाल के नवाब दोनों के बीच ये समझौता होता है कि एक दूसरे के मध्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब जैसे ही हो जाता है, लेकिन ये अलीनगर के संधि के बावजूद भी अंग्रेज नहीं मानते हैं। जैसे फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में किला स्थापित करते हैं। बंगाल का नवाब जैसे ही 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बनता है, कहता है कि साहब अब आप अपना जो है किला बनाना बंद कर दिए। फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। और फ्रांसीसी जब मान जाते हैं, अंग्रेज नहीं मानते हैं, तो अंग्रेज जो है इस बंगाल के नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उसी षड्यंत्र को हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। अब ये प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। और प्लासी के युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ। आइए देखते हैं कैसे हुआ ये प्लासी का युद्ध। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की जो संयुक्त सेना है वो है सिराजुद्दौला, मोहनलाल और मीर मदान। तो एक तरफ जो है रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव की संयुक्त सेना में जो है आप खुद जो है सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, उसकी मौसी जो है घसीटी बेगम, और दीवान राय दुर्लभ, और एक व्यापारी व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है अमीन चंद, और एक धनाढ्य व्यक्ति या अमीर व्यक्ति नाम रहता है जिसका नाम रहता है जगत सेठ। ये अंग्रेजों की संयुक्त सेना और ये बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना प्लासी कहाँ है? बंगाल में है। और किस जिला में है? नादिया जिला में है। और किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान के नादिया जिला में भागीरथी नदी के तट पे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया। अब इस प्लासी के युद्ध से कुछ तथ्यात्मक हम चीज देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर या अंग्रेज सेनापति कौन था? तो बंगाल का गवर्नर या अंग्रेज सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना में कौन कौन से थे? तो मोहनलाल और मीर मदान, जबकि युद्ध के दौरान ही मीर मदान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लाइव की संयुक्त सेना में कौन कौन सा थे? तो क्लाइव की संयुक्त सेना में मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, और इसकी मौसी मीर जाफर की सिराजुद्दौला की घसीटी बेगम, क्योंकि ये भी अपने पुत्र को बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी। राय दुर्लभ दीवान, और एक व्यापारी था अमीन चंद, और एक व्यक्ति धनाढ्य अमीर व्यक्ति था जगत सेठ।
आगे जब देखा जाएगा तो ये जो है एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि मीर जाफर क्लाइव का गधा जो है किसको कहा जाता है। तो मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा करता है कि क्लाइव का गधा या गीदड़ किसको कहा जाता है, तो मीर जाफर को। ठीक, अब यहां जो है इस प्लासी के युद्ध में मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला को धोखा देता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार जाता है इस युद्ध में। और जैसे ही हार जाता है तो इस जो क्लाइव है ये जो है मीर जाफर को बंगाल के नवाब या सत्ता का जो लोभ दिया रहता है, इसी के कारण जैसे ही 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध समाप्त होता है, मीर जाफर 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है और ये 1760 ईस्वी तक रहता है। लेकिन मीर जाफर से जो अंग्रेज हैं असंतुष्ट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं कि अब मीर जाफर का एक दामाद है मीर कासिम, इसको जो है 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाते हैं। जैसे ही मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाते हैं, मीर कासिम जो है कहीं ना कहीं मीर जाफर से योग्य शासक रहता है और यह जो है भारत अर्थात बंगाल में कुछ अच्छी बातें करता है। पहली बात कि ये जो पहला काम करता है कि बंगाल की राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। बंगाल की राजधानी रहती कैसे है, प्रारंभ में ढाका, फिर जो है मुर्शिदाबाद, फिर उसके बाद मुंगेर। तो ये क्या करता है मीर कासिम, पहली बात कि ये जो है मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर देता है, मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। अगली जब बात देखी जाएगी तो मीर कासिम जो है भारतीय व्यापारियों को व्यापार में कुछ छूट देने लगता है। फिर अगली बात कि मीर कासिम टैक्स में भी कुछ सुधार करता है और नए टैक्स को लेकर आता है। अर्थात ये मीर कासिम के द्वारा जो है ये 3 काम सराहनीय किया जाता है, जो अंग्रेजों को क्या लगता है, नागवार लगता है। और अंग्रेज क्या करते हैं कि एक जो है पटना का युद्ध होता है, और पटना का युद्ध कब लड़ा जाएगा, 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में मीर कासिम और अंग्रेज सेनापति या अंग्रेज अधिकारी कह लीजिए एलिस के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में ये आक्रमण कर देता है एलिस मीर कासिम के ऊपर, और इस युद्ध में एलिस जो है मारा जाता है। अंततः जो है अंग्रेज इस मीर कासिम से असंतुष्ट होकर 1763 ईस्वी में ये जो है मीर कासिम को बंगाल के पद से हटा देते हैं। अब जैसे ही इसको बंगाल के पद से हटाते हैं तो अगली जो हम लोगों की घटना होगी वो 1764 की होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध ये होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। होता किसके किसके बीच है, देखते हैं। अब अंग्रेज गवर्नर जो है, बंगाल का जो गवर्नर होगा हेक्टर मनरो, हेक्टर मनरो। बंगाल का जो शासक होगा अवध का नवाब और मुगल सम्राट,
बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। याद रखिएगा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला है और बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला है। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। लेकिन एक बात यहां से याद रखेंगे, ये मैंने बताया कि 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पटना युद्ध में हारा। पटना युद्ध कांड के बाद या पटना युद्ध के बाद बंगाल के नवाब से हटा देते हैं। तो पटना युद्ध में 1763 ईस्वी में ये मीर कासिम को, पटना के युद्ध में जब एलिस को मार देता है तो मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब होगा कौन? नवाब था तो मीर जाफर। फिर जो है मीर जाफर को पुनः दोबारा जो है शासक बंगाल का बना देते हैं। अब देखिए, पटना के युद्ध में मीर कासिम को 1763 में हटा देते हैं और 64 में बना, 1763 में ही बना देंगे किसको? मीर जाफर को दोबारा। ठीक, अब एक जो है पहले कब बना रहता है? 1757 से 1760 तक, 1757 से 1760 तक मीर जाफर। अब देखिए, तो ये जो बक्सर का युद्ध है, हेक्टर मुनरो और ये संयुक्त सेना, जैसे ही 1763 में मीर कासिम को हटाते हैं तो मीर कासिम जो है मुगल सम्राट के पास जाता है, मुगल सम्राट के पास जाता है और ये जाकर कहता है कि साहब हमको जो है पद से हटा दिए। और इस मुगल शासक के यहाँ जो है अवध का नवाब आया रहता है। अवध का मतलब यूपी और मुगल का मतलब दिल्ली। तो ये तीनों की बंगाल का जो संयुक्त पद, बंगाल के नवाब के पद से जो हटाया गया है वो मीर कासिम तो था, है नहीं, ये बंगाल का नवाब था, क्योंकि 1763 में इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो अब ये तीनों की संयुक्त सेना हो जाएगी, क्योंकि 1763 में हटाएंगे, इससे भगेगा मुगल के पास वहां जाएगा, तो तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। अब बक्सर का 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के गवर्नर हेक्टर मुनरो, अब यहाँ पे गवर्नर बदल जाता है। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है, जैसे ही 1757 प्लासी का ये समाप्त होगा, रॉबर्ट क्लाइव वापस चला जाएगा। अब गवर्नर कौन बन के आ जाएगा? हेक्टर मुनरो। तो बक्सर का 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के गवर्नर हेक्टर मुनरो तथा बंगाल के शासक मीर कासिम, है नहीं, था, क्योंकि इसको पद से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ। तो यहां से दो क्वेश्चन ये देखा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तब मीर जाफर। लेकिन कहेगा कि किस बंगाल के नवाब के साथ बक्सर का युद्ध हुआ? तो मीर कासिम। ये था, है नहीं, क्योंकि 1763 में हटा के फिर जो है किसको बना देते हैं नवाब साहब? मीर जाफर को। अब इस युद्ध में होता क्या है कि ये युद्ध जो है तीनों के तीनों, बक्सर के युद्ध में तीनों के तीनों शासक हार जाते हैं। बंगाल का नवाब हारता है, अवध ये तो खुद हारा हुआ है, ये अवध का नवाब हारता है, मुगल सम्राट हारता है। और जब हार जाते हैं तो 1764 के बाद जो है ये जो है
इस युद्ध के बाद जो है संधि होती है, और उस संधि को हम इलाहाबाद के संधि के नाम से जानते हैं। उस युद्ध को किसके नाम से जानते हैं? इलाहाबाद के संधि के नाम से जानते हैं। तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में आपकी कौन सी संधि होगी? तो इलाहाबाद की संधि होगी। अब होती कैसे देखते हैं। तो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 ईस्वी। अब इसमें दो संधि होती है। प्रथम जो इलाहाबाद की संधि है कब होती है? तो ये प्रथम जो इलाहाबाद की संधि आपकी होगी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 किसके किसके मध्य होगा? तो मुगल और अंग्रेजों के बीच। तो इस संधि की कुछ शर्तें होती हैं। अब इस संधि की शर्तें क्या है? तो पहली शर्त यह है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी जाएगी। जबकि मैंने बताया था 1717 में भी फर्रुखियत ने जो बंगाल बिहार में कुछ अंग्रेजों को अधिकार दिया था, तो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी किसको सौंप दी जाएगी? अंग्रेजों को सौंप दी जाएगी। दूसरी बात कि आपके इलाहाबाद और कड़ा जो है, इलाहाबाद और कड़ा मुगलों को दे दिया जाएगा। इलाहाबाद और कड़ा किसको दे दिया जाएगा? मुगलों को दिया जाएगा। इलाहाबाद और कड़ा पहले किसके अधिकार क्षेत्र में था? अवध के। तो अवध से लेकर इलाहाबाद और कड़ा अंग्रेज किसको दे दिए? मुगलों को। इसके बदले अंग्रेजों को क्या मिला? बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी। तो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो मुगलों के द्वारा। किसको प्रदान किया गया? अंग्रेजों को। फिर अगली जब बात आ जाएगी तो फिर उसके बाद क्या कहा गया कि ये जो है 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। अंग्रेज मुगलों को 26 लाख वार्षिक पेंशन देंगे। फिर इसी तरह तो पहली संधि हो गई आपकी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। किसके मध्य हुआ, किसके बीच हुआ? तो जब मध्य की बात करेंगे तो मुगल और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इस संधि की शर्त क्या थी और संधि करता कौन है? फिर जो है रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा। संधि करने कौन आ जाएगा 65 में? रॉबर्ट क्लाइव। जबकि बक्सर के युद्ध में कौन रहता है? प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। फिर बक्सर के युद्ध में कौन आ जाता है? हेक्टर मुनरो। और फिर संधि करने कौन आ जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि ये जानता रहता है, ज्यादा दिनों से यहाँ भारत में रहता है। अब प्रथम संधि हो जाएगी तो ये प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल और अंग्रेज के मध्य। अब ये जो है संधि की शर्तें थी, तो संधि की शर्तें ये है कि बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी किसको दे दिया जाएगा? अंग्रेजों को प्रदान कर दिया जाएगा। फिर जो अवध के अधिकार क्षेत्र में इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र आता था वह अंग्रेजों ने किसको दे दिया? मुगलों को दे दिया। और अंग्रेजों के द्वारा ये बंगाल बिहार उड़ीसा की जब दीवानी प्रदान की गई तो उनको कहा गया कि मुगलों को अंग्रेज जो है 26 लाख वार्षिक पेंशन देगी। फिर जो है 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद दूसरी संधि होती है। तो 12 में 4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 16। तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य संधि होती है। तो दूसरी संधि किसके किसके मध्य हुई? तो अवध के नवाब और किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य। आज जबकि पहली संधि आपकी किसके मध्य हुई? मुगल और अंग्रेजों के मध्य। क्योंकि इसमें बंगाल का भी नवाब हारा हुआ है, लेकिन बंगाल का नवाब था है नहीं, रहता तब तो उसके पास कुछ होता, उसके साथ संधि की जाती, इसीलिए उससे संधि नहीं की गई। तो अवध और अंग्रेजों के बीच जब संधि होती है तो कहा जाता है कि अवध को कहता है कि तुम जो है बिना मतलब का इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में सम्मिलित हो गए हो, आप मुझे मतलब अंग्रेजों को आप 50,000 रुपया क्या करोगे? जुर्माना दोगे।
सॉरी 50 लाख रुपया आप क्या करोगे, जुर्माना दोगे। तो 50 लाख रुपया जुर्माना दोगे। किसने कहा? ये जो है अवध कहते हैं कि आप अंग्रेजों को 50 लाख रुपया क्या करेंगे, जुर्माना देंगे। फिर अंग्रेज कहते हैं कि जो तुम्हारे अधिकार के क्षेत्र में इलाहाबाद और कड़ा आता है, उस इलाहाबाद और कड़ा को किसको दे दोगे, मुगलों को दे दोगे। तो इसका मतलब कि अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कड़ा अवध से लेकर इलाहाबाद और कड़ा किसको दे दिया, मुगलों को दे दिया। ठीक है, ओके, अगली हम लोग की क्लास होगी, मिलते हैं, चलिए, ठीक है, थैंक यू, ओके।